प्रवीणा, ये हमारा अकाउंट्स का पहला चैप्टर है। अकाउंट्स, अकाउंटिंग फॉर नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस, एनएफपीओ भी बोलते हैं। अब इस चैप्टर के अंदर क्या क्या है, कौन से अकाउंटिंग टर्म्स हैं, कौन से न्यू ट्रांजेक्शन्स हैं, क्या क्या है, मैं थियरी को शॉर्टकट में कंप्लीट करके पूरा प्रैक्टिकल पार्ट पे ज़्यादा ध्यान दूंगा, क्योंकि इस चैप्टर में प्रैक्टिकल पोर्शन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले तो ये चैप्टर के अंदर कौन से टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, एनएफपीओ, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस, तो ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस इस चैप्टर के अंदर कवर होती है जिनका मेन एम पैसा कमाना, प्रॉफिट कमाना नहीं होता है। इनका मेन काम होता है पब्लिक वेलफेयर, समाज या सोसाइटी का भलाई करना। तो इसके अंदर जिम्स, हॉस्पिटल्स, स्पोर्ट्स क्लब, ये सारे ऑर्गेनाइजेशंस अकाउंट्स कैसे बनाते हैं वो इस चैप्टर में कवर होता है। अब अगर आप लोगों ने 11th स्टैंडर्ड में फाइनल अकाउंट्स और कैश बुक सीखा था, तो ये चैप्टर कैश बुक और फाइनल अकाउंट्स का मिक्सचर है। जैसे मैंने पहले ही बताया, मैं अकाउंटिंग ट्रांजैक्शंस पे, अकाउंटिंग इफेक्ट्स पे ज्यादा ध्यान दूंगा। थियरी पोर्शन में लास्ट में कंप्लीट करूंगा। तो यहाँ पे ये जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स था, आपका फाइनल अकाउंट्स था या कैश बुक था, उसका मिक्स नॉलेज इस चैप्टर में चाहिए। इस चैप्टर में बहुत सारे नए नए अकाउंटिंग टर्म्स हैं, नए नए नाम हैं जो 11th में आपने नहीं सुने थे। नॉर्मली इन सारे चैप्टर्स में ट्रेडिंग अकाउंट नहीं बनता है। जैसे हमारे 11th में फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट बनता था। अब ये जो ऑर्गेनाइजेशंस होती है वो ट्रेड नहीं करती है, कुछ भी खरीदते बेचते नहीं है। दे जस्ट प्रोवाइड देयर सर्विसेज। जैसे आपका स्कूल है, आप लोगों का जो स्कूल है वो भी एक नॉन ट्रेडिंग कंसर्न है, वो कुछ खरीदता बेचता नहीं है। या जो कोई भी हॉस्पिटल है या कोई भी जिम है, ये लोग अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। तो इन लोगों के कोई नॉर्मली गुड्स नहीं होते हैं, इसलिए ये लोग ट्रेडिंग अकाउंट नहीं बनाते। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में जो दो अकाउंट्स होते हैं और एक स्टेटमेंट होता है, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट। तो ट्रेडिंग अकाउंट इनका होता ही नहीं है, ये लोग बनाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को इस चैप्टर में बोलते हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, और बैलेंस शीट को बैलेंस शीट ही बोलते हैं। मतलब नाम सिर्फ अलग है, कंसेप्ट वही है। कंसेप्ट वही है कि जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हम डेबिट साइड पे सारे एक्सपेंसेस लिखते हैं, क्रेडिट साइड पे सारे इनकम्स लिखते हैं, सिर्फ नाम अलग है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की जगह पे यहाँ पे होता है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। नॉर्मली ये लोग ट्रेडिंग अकाउंट नहीं बनाते, क्योंकि ये लोग ट्रेड ही नहीं करते। अब ये इस चैप्टर के नेसेसरी अकाउंट्स हैं कि इस चैप्टर में आपको कौन से अकाउंट्स और स्टेटमेंट्स बनाने हैं। मैक्सिमम इस चैप्टर में ज्यादा इंपॉर्टेंट जो बोले वो ये चार हैं। इसके अलावा 2-3 छोटे छोटे वर्किंग नोट्स में भी अकाउंट्स बनते हैं, शॉर्ट सम्स में 2-3 छोटे छोटे अकाउंट्स होते हैं, बट 99% चैप्टर में मेजोरिटी यही है। इसको बोलते हैं बैलेंस शीट एज ऑन फर्स्ट डेट। ओपनिंग बैलेंस शीट मतलब साल के फर्स्ट डे पे हमारे पास कितने एसेट्स और लायबिलिटीज थे। बैलेंस शीट एज ऑन लास्ट डेट मतलब साल के आखिरी दिन पे हमारे पास कितने एसेट्स और लायबिलिटीज थे। एक होता है रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, जो बिल्कुल वैसा ही है जैसा 11th में कैश बुक था, कंसेप्ट वही है, नॉट 100% सेम बट कंसेप्ट वही है। जैसे कैश बुक होता है 11th में, और कैश बुक में होता है रिसिप्ट साइड और पेमेंट साइड। उसी तरीके से रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट होता है, जब भी कैश या बैंक बैलेंस प्लस होगा, पैसे आएंगे तो डेबिट साइड पे इफेक्ट होगा, जब भी पैसे जाएंगे तो क्रेडिट साइड पे इफेक्ट होगा। ओके, फिर एक होता है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, जो बिल्कुल कंसेप्ट वाइज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जैसा ही होता है। ये चार मेन अकाउंट्स होते हैं, या 2 अकाउंट्स और 2 स्टेटमेंट होते हैं इस चैप्टर में। अब ये जो ओपनिंग बैलेंस शीट है, बैलेंस शीट जो साल के पहले दिन पे हम लोग बनाते हैं, ये बैलेंस शीट हर आंसर में बनाना कंपलसरी नहीं है। अब जैसे हम लोग 11th में बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड पे सबसे ऊपर लिखते हैं कैपिटल, तो इस चैप्टर में कैपिटल को बोलते हैं कैपिटल फंड। इस चैप्टर में कैपिटल को कैपिटल फंड बोलते हैं या परमानेंट फंड बोलते हैं। अब कैपिटल फंड अगर साल के शुरू में फर्स्ट डेट पे कितना कैपिटल फंड है वो क्वेश्चन में नहीं बताया हुआ है, तो ही आपको ओपनिंग बैलेंस शीट बनाना है। अदरवाइज किसी भी सम में कंपलसरी पूछेंगे नहीं कि ओपनिंग बैलेंस शीट बनाओ ही बनाओ। ओपनिंग बैलेंस शीट कब बनाना है, जब हम लोगों को किसी भी क्वेश्चन में ओपनिंग कैपिटल फंड साल के पहले दिन पे कितना कैपिटल था वो नहीं बताया हुआ हो, तो वो फाइंड आउट करने के लिए ओपनिंग बैलेंस शीट बनाना पड़ता है, उसमें हमारा ओपनिंग कैपिटल फाइंड आउट होता है। बाकी ये 3 चीजें तो आपको हर क्वेश्चन में बनानी है। अब ये पूरे चैप्टर की एक तरीके से आप बोल सकते हो समरी है। इन 3 स्टेटमेंट्स और अकाउंट्स के अंदर रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और क्लोजिंग बैलेंस शीट। ध्यान रखना ये क्लोजिंग बैलेंस शीट है। इसके इस एक पेज के अंदर, इस एक स्लाइड के अंदर लगभग 99% रूल्स इस चैप्टर के कवर हो गए। मैंने क्या किया, इस चैप्टर की हर एक ट्रांजैक्शन को 4 कैटेगरीज में
बाइफरकेट कर दिया है, कैटेगराइज कर दिया है। तो वो जो 4 कैटेगरीज हैं वो कौन सी होती हैं? रेवेन्यू इनकम, रेवेन्यू एक्सपेंस, कैपिटल इनकम, कैपिटल एक्सपेंस। तो मैंने इस चैप्टर की हर एक ट्रांजैक्शन को इन 4 कैटेगरी में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है, रेवेन्यू इनकम, रेवेन्यू एक्सपेंस, कैपिटल इनकम, कैपिटल एक्सपेंस। अब समझो, मैं डेबिट क्रेडिट के हिसाब से भी समझा दूंगा, लॉजिक और मीनिंग भी बता दूंगा कि क्या चीज का इफेक्ट कहां पे आता है। पहले इतना समझो कि हर ट्रांजैक्शन के 2 इफेक्ट करना कंपलसरी है, एक डेबिट एक क्रेडिट, वो आपको यहां पे दिखेगा भी। अब वैसे बैलेंस शीट में कभी डेबिट साइड और क्रेडिट साइड होता नहीं है, इसलिए मैंने यहाँ पे रेड कलर से लिखा है डेबिट क्रेडिट। बैलेंस शीट में कभी भी डेबिट क्रेडिट लिखना नहीं। हाँ, अपने मन में आप ऐसा सोच सकते हो कि एसेट साइड मतलब डेबिट साइड और लायबिलिटी साइड मतलब क्रेडिट साइड। वो आपने 11th में हजारों बार बैलेंस शीट बनाई है, आपको मालूम है कि लेफ्ट साइड पे लायबिलिटीज होते हैं, राइट साइड पे एसेट्स होते हैं। तो बैलेंस शीट में एसेट साइड डेबिट साइड होता है, पर कभी डेबिट लिखना नहीं। लायबिलिटी साइड क्रेडिट साइड होता है, पर ये क्रेडिट कभी लिखना नहीं। ये हमारा रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट है। इसमें डेबिट साइड रिसिप्ट साइड मतलब प्लस जितना कैश एंड बैंक आया, क्रेडिट साइड पेमेंट साइड मतलब माइनस जितना कैश और बैंक हमने पे किया। अब देखो डेबिट क्रेडिट कैसे होगा। रेवेन्यू इनकम, पहले रेवेन्यू इनकम की मीनिंग समझो। रेवेन्यू इनकम मतलब ऐसी इनकम्स जो हम लोगों को हर महीने या हर साल मिलते रहेंगी, ऐसे पैसे, ऐसे इनकम जो नॉर्मली हमको हर महीने या हर साल रिकरिंग इनकम मिलते रहेगी, वो रेवेन्यू इनकम। सेम उसके जैसे रेवेन्यू एक्सपेंस, रेवेन्यू एक्सपेंस मतलब जो हम डेली, मंथली, वीकली, ईयरली हर साल हम पे करते हैं, वो रेवेन्यू एक्सपेंस। अब कैपिटल इनकम, कैपिटल इनकम मतलब ऐसी इनकम जो बहुत साल में एक बार हमको पैसा मिलेगा, वो कैपिटल इनकम। और कैपिटल एक्सपेंस मतलब ऐसे एक्सपेंस जो बहुत साल में एक बार हमने पे किया हो। अब इनका डेबिट क्रेडिट समझो। रेवेन्यू इनकम हो या कैपिटल इनकम हो, पैसा तो हमारे पास आएगा ही आएगा। रेवेन्यू इनकम से भी पैसा आएगा, कैपिटल इनकम से भी पैसा आएगा। तो रिसिप्ट साइड पे ये दोनों आएंगे, क्योंकि पैसा आया हमारे पास, रिसीव हुआ। रेवेन्यू एक्सपेंस हो या कैपिटल एक्सपेंस हो, हमने पैसा पे किया। कोई भी एक्सपेंस हो, रेवेन्यू एक्सपेंस से भी हम पैसा पे करेंगे, कैपिटल एक्सपेंस से भी हम पैसा पे करेंगे। कहने का मतलब है, जो ये रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट है, इसमें चारों ट्रांजेक्शन्स आएंगे। रेवेन्यू इनकम, कैश कम्स इन और बैंक कम्स इन, कैश आया या बैंक बैलेंस आया। कैपिटल इनकम से भी पैसा आएगा। रेवेन्यू एक्सपेंस और कैपिटल एक्सपेंस, इन दोनों से पैसा जाएगा। अब इन चारों टाइप की ट्रांजैक्शन में थे, जो मैं 4 कैटेगरी बोल रहा था, इन चारों में से रेवेन्यू इनकम रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में होगा डेबिट, तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में होगा क्रेडिट। अब मैं आपको डेबिट क्रेडिट समझा रहा हूं। रेवेन्यू इनकम कैश में होगा डेबिट, कैश आया हमारे पास, और पीएनएल में होगा क्रेडिट, क्योंकि हमारी रेवेन्यू इनकम है, रेगुलर इनकम है। अब रेवेन्यू एक्सपेंस, रेवेन्यू एक्सपेंस से हम लोग पैसा पे करेंगे, तो रेवेन्यू एक्सपेंस कैश बुक में आएगा, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में आएगा क्रेडिट, क्योंकि इससे हम पैसा पे करेंगे, तो कैश गोज आउट। तो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में होगा क्रेडिट, रेवेन्यू एक्सपेंस हमने पे किया। और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, मैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ही बोलता हूं, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में होगा डेबिट। रेवेन्यू एक्सपेंस मतलब हमारे हर साल के एक्सपेंसेस, तो रेवेन्यू इनकम्स डेबिट क्रेडिट, रेवेन्यू एक्सपेंस क्रेडिट डेबिट। तो डेबिट क्रेडिट होते जाएगा, हर ट्रांजैक्शन के 2 इफेक्ट होते जाएंगे। अब कैपिटल इनकम, आप एक तरीके से ऐसा बोल सकते हो, इस चैप्टर में कुछ ऐसे स्पेसिफिक डोनेशंस या कुछ ऐसी स्पेसिफिक इनकम्स होती है जो बहुत साल में एक बार मिलती है। तो जो कैपिटल इनकम्स होती है वो यहाँ पे होगा, कैश में होगा डेबिट, कैश कम्स इन, कैश में होगा डेबिट, और बैलेंस शीट में होगा क्रेडिट। मैंने बोला था लायबिलिटी साइड मतलब क्रेडिट साइड होती है, क्रेडिट लिखना नहीं कभी भी। तो कैपिटल इनकम कैश में होगा डेबिट, तो बैलेंस शीट में होगा क्रेडिट। अब बहुत सारे टीचर्स आपको बोलेंगे ऐसा बोलना नॉनसेंस है, बैलेंस शीट में होगा क्रेडिट, क्योंकि बैलेंस शीट में डेबिट साइड क्रेडिट साइड होता ही नहीं है। बट मैं इसी तरीके से याद करता हूं कि कैपिटल इनकम कैश में होगा डेबिट, तो बैलेंस शीट में होगा लायबिलिटी, यू कैन से बैलेंस शीट में होगा लायबिलिटी मतलब क्रेडिट। कैपिटल एक्सपेंस, फॉर एग्जांपल हम लोगों ने कोई लैंड एंड बिल्डिंग खरीदा, कोई एसेट खरीदा, कोई इन्वेस्टमेंट खरीदा, कोई मशीनरी खरीदा, तो उसको कैपिटल एक्सपेंस बोलते हैं। मैं सारी लिस्ट बताऊंगा आपको इन चारों कैटेगरीज में, जो 10-10 नाम है, 15-15 नाम है चारों कैटेगरीज के, वो सारी लिस्ट मैंने बना के रखी है और धीरे धीरे से बातें जाएगा। तो कैपिटल एक्सपेंस से हम पैसा पे करेंगे, कैश गोज आउट, यहाँ पे होगा क्रेडिट, तो बैलेंस शीट में होगा एसेट, एसेट मतलब डेबिट। तो चारों पोर्शन आप देखो, सब ये पूरे चैप्टर की समरी आ गई आपकी, जो मेन 3 अकाउंट्स आपको बनाने हैं, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और बैलेंस शीट। तो सब जगह पे मैंने डेबिट क्रेडिट बता दिया। रेवेन्यू इनकम कैश में डेबिट, तो पीएनएल में क्रेडिट। रेवेन्यू एक्सपेंस कैश में क्रेडिट, तो पीएनएल में डेबिट। कैपिटल इनकम कैश में डेबिट, कैश आया कैश में डेबिट, तो बैलेंस शीट में क्रेडिट। कैपिटल एक्सपेंस
कैश में क्रेडिट तो बैलेंस शीट में डेबिट। ये पूरे चैप्टर की समरी हो गई। अब हम लोगों को क्या सीखना है कि इस चैप्टर में रेवेन्यू इनकम्स कौन सी होती है, तो वो सब धीरे धीरे करके हम लोग सीखेंगे। ये है कि कौन से ट्रांजेक्शन के कैसे कैसे इफेक्ट्स होते हैं, ये अकाउंटिंग इफेक्ट्स। जो लोग डेबिट क्रेडिट से याद करते हैं, डेबिट क्रेडिट से भी मैं बता दूंगा। अलग अलग टाइप के ट्रांजेक्शन यहाँ पे समझाए हुए हैं कि कौन सी टाइप के ट्रांजेक्शन का इफेक्ट कहां पे होगा। ऑल द ट्रांजेक्शंस विल हैव टू इफेक्ट्स, जो मैंने पहले भी बताया। ट्रांजेक्शन ओपनिंग बैलेंस, जो भी सारे आपको ओपनिंग बैलेंसेस दिए हुए हैं साल के पहले दिन पे, जो भी सारे ओपनिंग बैलेंसेस दिए हुए हैं, उनका एक इफेक्ट तो पक्का ओपनिंग बैलेंस शीट में आएगा ही, एक इफेक्ट तो पक्का ओपनिंग बैलेंस शीट में आएगा ही। डिपेंड्स दूसरा इफेक्ट उसका कहां पे आएगा, वो ट्रांजेक्शन पे डिपेंड करता है। उसी तरह जो भी सारे क्लोथिंग बैलेंसेस हैं, क्लोथिंग बैलेंसेस का एक इफेक्ट तो पक्का क्लोथिंग बैलेंस शीट में आएगा ही, क्लोथिंग बैलेंसेस का एक इफेक्ट तो पक्का क्लोथिंग बैलेंस शीट में आएगा ही। दूसरा इफेक्ट डिपेंड करता है जो ट्रांजेक्शन हो। कैश ट्रांजेक्शंस का एक इफेक्ट तो पक्का रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में आएगा ही। दूसरा इफेक्ट डिपेंड करता है जो ट्रांजेक्शन हो। बहुत सारी ट्रांजेक्शंस हैं, बहुत सारे नए नए नाम हैं, आपको सुनते रहना पड़ेगा आगे बहुत। फिर नॉन कैश ट्रांजेक्शंस भी होती है, जैसे डेप्रिसिएशन। 11th स्टैंडर्ड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, डेप्रिसिएशन के दो इफेक्ट्स रिवाइज कर लो दिमाग में। डेप्रिसिएशन अगर एडजस्टमेंट में दिया हो तो हम उसके दो इफेक्ट क्या करते हैं, एक हम लोग करते हैं क्लोथिंग बैलेंस शीट में एसेट साइड पे माइनस, दूसरा हम लोग करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड। एक एसेट साइड माइनस, एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड, वही हमको यहाँ पे करना है। एक अगर डेप्रिसिएशन है तो एक इफेक्ट क्लोथिंग बैलेंस शीट में एसेट साइड माइनस, दूसरा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में डेबिट साइड। अब जिन बच्चों को डेबिट क्रेडिट से याद करना है वो लोग ऐसे भी याद कर सकते हैं। अगर डेबिट क्रेडिट से आप इफेक्ट्स याद करते हो स्टार्टिंग में, आप ये याद कर सकते हो, लेटर ऑन आपको जब प्रैक्टिस हो जाएगी तो ये डेबिट क्रेडिट आपको नहीं बोलना पड़ेगा। अगर एग्जाम में कहीं पे अटको तो ये आपको बहुत काम आएगा। जो भी सारे ओपनिंग बैलेंसेस होते हैं, ओपनिंग बैलेंसेस के या तो दोनों इफेक्ट डेबिट होते हैं, डेबिट एंड डेबिट, या तो दोनों इफेक्ट डेबिट होते हैं या तो दोनों इफेक्ट क्रेडिट होते हैं। ओपनिंग बैलेंसेस में ऐसा होता है, या दोनों इफेक्ट डेबिट या दोनों इफेक्ट क्रेडिट। मैं हजारों एग्जांपल्स उसमें बताऊंगा, पर लेटर ऑन, अभी ये सिर्फ रूल्स हैं। क्या करना है, हर एक चैप्टर में स्टार्टिंग के 15 पेजेस आपको सिर्फ रूल्स लिखने हैं, और उसके बाद वाले पीछे वाला जो पोर्शन है उसमें सिर्फ सम्स की प्रैक्टिस करनी है। तो एग्जाम के दिन जो स्टार्टिंग वाले 15 पेज हैं वही सिर्फ आप रिवाइज करके जाओगे तो 99% चैप्टर तो रूल्स में ही कवर हो जाएगा। पीछे प्रैक्टिस में आपने जितने भी सम्स किए हो, रूल्स इंपॉर्टेंट है, तो ये सब रूल्स हैं। पहले मैं सारे चैप्टर की जो टिपिकल ट्रांजेक्शंस है, जैसे मान लो फाइनल अकाउंट्स है, तो टिपिकल एडजस्टमेंट्स मैंने आपको सिखा दी। फिर उसके बाद सिर्फ प्रैक्टिस वो भी करेंगे हम। तो रूल्स भी मैं अलग से लिखाऊंगा, सम्स भी मैं अलग से कराऊंगा। बस जब आप नोटबुक बनाओ तो रूल्स अलग लिखना, सम्स अलग लिखना। और पहले मेरा पूरा वीडियो कंप्लीटली सुन लो, लास्ट में फिर से वीडियो प्ले करना, और जो जो मैंने पॉइंट्स आप लोगों को समझाई वो कहीं पे अच्छी तरह से अच्छी नोटबुक में लिख लेना। और जब भी मेरा वीडियो देख रहे हो तो हो सके तो एक शांत जगह पे बैठो, हेडफोन ईयरफोन लगा दो और अकेले एक रूम में पेन नोटबुक और मोबाइल लेके बैठ जाओ। ओके, अब ये ओपनिंग बैलेंसेस के दोनों इफेक्ट, या तो दोनों इफेक्ट डेबिट होंगे या दोनों इफेक्ट क्रेडिट होंगे। क्लोथिंग बैलेंसेस एक डेबिट एक क्रेडिट, कैश ट्रांजेक्शंस एक डेबिट एक क्रेडिट, नॉन कैश ट्रांजेक्शंस उसमें भी एक डेबिट एक क्रेडिट। इसके भी इफेक्ट्स मैं धीरे धीरे बताते जाऊंगा। ओके, ये सारे नोट्स हैं, बहुत इंपॉर्टेंट नोट्स हैं रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के बारे में। ये पूरा रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट की पूरी समरी आ गई कि रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में क्या क्या लिखना है और क्या क्या नहीं लिखना है। वैसे मैं 2 लाइन में खत्म कर सकता हूं, पर एक बार मैं 2 बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बता के खत्म कर सकता हूं। एक बार रीड करोगे मेरे साथ तो हमेशा के लिए इजी हो जाएगा। रिसिप्ट, अगर किसी क्वेश्चन में आपको ऐसे बोला है प्रिपेयर रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, कि आपको आंसर में रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनाना है, तो आपको पता होना चाहिए कि उसके अंदर क्या क्या आता है। वैसे तो मैंने अभी तक बता दिया कि रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बिल्कुल कैश बुक जैसा ही होता है, पर फिर भी ये रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के रूल्स हैं और ये उसका फॉर्मेट है। तो मैं रूल्स और फॉर्मेट दोनों साथ में बताते जाऊंगा। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट इट इज जस्ट लाइक कैश बुक। जैसे हमारे 11th में कैश बुक था 2 कॉलमनर 3 कॉलमनर, उसी तरीके से हमारा रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट होता है। देयर इज ओनली 1 कॉलम फॉर कैश एंड बैंक। अब यहां से लेकर फर्क शुरू हो जाता है। 11th में जब हम लोग यहाँ कैश बुक बनाते थे तो अमाउंट के कॉलम में कैश का कॉलम, बैंक का कॉलम, कोई टीचर्स डिस्काउंट का कॉलम भी बनवाते हैं। तो जब हम लोग 11th में कैश बुक बनाते थे तो कैश का कॉलम और बैंक का कॉलम अमाउंट में अलग अलग होता था। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में एक ही अमाउंट का कॉलम है,
इसी में कैश की अमाउंट भी लिखनी है और इसी में बैंक की अमाउंट भी लिखनी है। कहने का मतलब है अमाउंट का कॉलम एक ही है, यही कैश का कॉलम भी है और यही बैंक का कॉलम भी है। देयर इज ओनली वन कॉलम फॉर कैश एंड बैंक, देयर इज ओनली वन कॉलम फॉर कैश एंड बैंक। द ओपनिंग कैश एंड बैंक बैलेंस आर डेबिटेड टू दिस अकाउंट एंड द क्लोजिंग कैश एंड बैंक बैलेंस आर क्रेडिटेड टू दिस अकाउंट। वो तो फिर से वही बात हो गई कैश बुक वाली 11th वाली। ओपनिंग कैश एंड बैंक बैलेंस जो होता है वो डेबिट साइड पे आता है, रिसिप्ट साइड पे आता है। अब कोई कोई इसको प्लस बोलता है, कोई डेबिट बोलता है, कोई रिसिप्ट बोलता है, तीनों एक ही बात है। प्लस या डेबिट या रिसिप्ट एक ही बात है। ओपनिंग कैश एंड बैंक बैलेंस डेबिट साइड पे आता है और क्लोजिंग कैश एंड बैंक बैलेंस क्रेडिट साइड पे आता है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट फिर लिखा हुआ है कि ओपनिंग बैंक ओवरड्राफ्ट इज क्रेडिटेड टू दिस अकाउंट। सेम फिर से वही कैश बुक वाली बात, ओपनिंग बैंक ओवरड्राफ्ट क्रेडिट साइड पे आता है, क्लोजिंग बैंक ओवरड्राफ्ट डेबिट साइड पे आता है। अगर आपको क्वेश्चन में ओपनिंग बैंक ओवरड्राफ्ट दिया हुआ है तो क्रेडिट साइड पे आएगा, क्लोजिंग बैंक ओवरड्राफ्ट दिया है तो डेबिट साइड पे आएगा। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट अब यहां से लेकर थोड़ा ट्रिकी है, ये सुनना। ऑल द रेवेन्यू एक्सपेंस, रेवेन्यू इनकम, कैपिटल एक्सपेंस, कैपिटल इनकम पेड और रिसीव्ड ड्यूरिंग करंट ईयर आर रिकॉर्डेड इन दिस अकाउंट। जो मैंने स्टार्टिंग में बोला था इस चैप्टर में 4 कैटेगरी है, तो मैंने पहले फॉर्मेट में ही बता दिया था कि रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के अंदर चारों कैटेगरी आती है। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के अंदर रेवेन्यू इनकम, रेवेन्यू एक्सपेंस, कैपिटल इनकम, कैपिटल एक्सपेंस चारों आते हैं। ये चारों का एक एक एग्जांपल बताया हुआ है। रेवेन्यू इनकम मतलब जो इनकम हमको हर साल मिलती है, फॉर एग्जांपल इंटरेस्ट रिसीव्ड या इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट रिसीव्ड, तो ये हर साल हमको मिलता है, तो ये भी रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के अंदर आता है। सैलरी पेड, सैलरी हम हर महीने हर साल पे करते हैं, तो वो भी रेवेन्यू एक्सपेंस है, वो भी रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के अंदर आएगा। कैपिटल इनकम, लोन टेकन, अगर हमने कोई बैंक से लोन बोरो किया है, वो एक तरीके का कैपिटल, नॉट एग्जैक्टली इनकम बट वन टाइप ऑफ कैपिटल इनकम है। वैसे इस चैप्टर में जो कैपिटल इनकम्स होती हैं वो होती है लीगेसी, आपने शायद सुना हो, स्पेसिफिक डोनेशन वो भी शायद आपने सुना हो, क्योंकि ये सब लीगेसी, स्पेसिफिक डोनेशन ये सब 11th में नहीं था। इस चैप्टर में ये सारी कैपिटल इनकम्स आएंगी, मैं सारी लिस्ट लिखाऊंगा। तो मेरे कहने का मतलब है कि इसके अंदर रेवेन्यू इनकम मतलब इंटरेस्ट हर साल मिलता है, रेवेन्यू एक्सपेंस फॉर एग्जांपल सैलरी हर साल पे करते हैं, लोन टेकन बहुत साल में एक बार मिलेगा तो कैपिटल इनकम, लैंड एंड बिल्डिंग परचेज्ड कैपिटल एक्सपेंस बहुत साल में एक बार पे करेंगे। तो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के अंदर चारों टाइप की कैटेगरीज आती है। अब ये शब्द पे ध्यान दो, ऑल द रेवेन्यू एक्सपेंस, रेवेन्यू इनकम, कैपिटल एक्सपेंस, कैपिटल इनकम, ये शब्दों पे ध्यान दो। इसके अंदर पूरा रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट आ गया। पेड और रिसीव्ड ड्यूरिंग करंट ईयर, जो भी पैसा करंट ईयर में रिसीव हुआ या करंट ईयर में पे किया वो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में आएगा। अब और थोड़ा सिंप्लीफाई कर दें आधी लाइन में, पैसे अगर आए ड्यू टू एनी रीजन तो रिसिप्ट साइड पे आएगा, और पैसे अगर गए ड्यू टू एनी रीजन तो पेमेंट साइड पे आएगा। फिर ड्यूरिंग करंट ईयर, पैसा रिसीव या पेड होना चाहिए ड्यूरिंग करंट ईयर। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, प्रीपेड एक्सपेंस, आउटस्टैंडिंग इनकम, प्री रिसीव्ड इनकम। प्री रिसीव्ड इनकम को अनअर्न्ड इनकम भी बोलते हैं, UNEARNED, अनअर्न्ड इनकम, अनअर्न्ड इनकम या प्री रिसीव्ड इनकम। तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, प्रीपेड एक्सपेंस, आउटस्टैंडिंग इनकम, प्री रिसीव्ड इनकम आर नॉट रिकॉर्डेड इन दिस अकाउंट, दैट इज इफेक्ट्स ऑफ एडजस्टमेंट्स आर नॉट डन इन दिस अकाउंट। जैसे मान लो आपके फाइनल अकाउंट्स में 11th में आता है एक एडजस्टमेंट, आउटस्टैंडिंग सैलरी, सैलरी हमको पे करना बाकी है, तो वो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में नहीं आएगा। जो पे करना बाकी है ना वो रिसीव हुआ ना वो पे हुआ, मतलब वो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में नहीं आएगा। मतलब एडजस्टमेंट्स के इफेक्ट्स, नॉर्मली एडजस्टमेंट्स के इफेक्ट्स रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में नहीं होते हैं कि ये पे करना बाकी है, ये रिसीव करना बाकी है, ये प्रीपेड है, ये प्री रिसीव्ड है, वो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में नहीं आता है। ओके, इवन इफ द, ये भी बहुत ट्रिकी पॉइंट है, इवन इफ द अमाउंट ऑफ एनी अदर ईयर are paid or received during current year, they are recorded in this account। ये भी थोड़ा ट्रिकी है इस चैप्टर में। हमारा करंट ईयर, सुनो मेरी हिंदी या आप लोगों की हिंदी इतनी शुद्ध होनी चाहिए। करंट ईयर में अगर हम लोगों ने सैलरी पे किया नेक्स्ट ईयर का वो भी हम लिखेंगे, करंट ईयर में हमने सैलरी पे किया लास्ट ईयर का वो भी हम लिखेंगे, और करंट ईयर में हमने सैलरी पे किया करंट ईयर का वो भी लिखेंगे। देखो फॉर एग्जांपल ये जो सैलरी है, यहाँ पे हम लोगों ने सैलरी पे किया और लास्ट ईयर का सैलरी करंट ईयर में पे किया वो भी लिखेंगे, करंट ईयर का सैलरी करंट ईयर में पे किया वो भी लिखेंगे, और नेक्स्ट ईयर का सैलरी करंट ईयर में पे किया वो भी लिखेंगे। एक
नंबर्स के साथ बताता हूं। समझो अभी हमारा अकाउंटिंग ईयर है फॉर एग्जांपल 2020-21, फॉर एग्जांपल हमारा अकाउंटिंग ईयर है 2020-21। तो 2021 का सैलरी अगर हमने इस साल में पे किया, अगर 2021 का सैलरी, एक सेकंड बेटा, अगर 2020-21 का सैलरी इस साल पे किया वो भी लिखेंगे। लास्ट ईयर कौन सा होगा 2019-20, 2019-20 का सैलरी इस साल पे किया वो भी लिखेंगे। और 2000 नेक्स्ट ईयर कौन सा होगा 21-22, 2021-22 का सैलरी इस साल पे किया है वो भी लिखेंगे। मतलब अमाउंट किसी भी दूसरे साल का हो, अगर रिसीव इस साल किया, भले किसी भी साल का पैसा हो, रिसीव इस साल किया तो रिसीव साइड पे लिखो, पे इस साल किया तो पेमेंट साइड पे लिखो। बस ये 2 पॉइंट सीखने जैसी है। एक, चारों हेडिंग्स इस अकाउंट में आती है। दूसरा कि किसी भी साल का पैसा हो, अगर इस साल में पे किया तो पेमेंट साइड पे लिखो, इस साल में रिसीव किया तो रिसीव साइड पे लिखो। ओके, अब ये रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट का फॉर्मेट है, ये रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट का फॉर्मेट है। ये मैं जूम कर देता हूं और ये मैं नेक्स्ट लेक्चर में, आप लोग ये लिख लेना सारा अपनी नोटबुक में, मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपको इस अकाउंट की हर एक ट्रांजैक्शन में आपको समझाऊंगा, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट की। ठीक है, ये आप लोग बाद में पॉज करके हर एक ट्रांजैक्शन लिख लेना, और मैं हर एक ट्रांजैक्शन की रियल लाइफ में, प्रैक्टिकल लाइफ में मीनिंग क्या होती है वो मैं आप लोगों को समझा दूंगा। ये रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, और इसकी हर एक ट्रांजैक्शन, इसमें से मोस्टली 70-80% आपके नाम सुने हुए हैं 11th में, पर जो नए नाम भी हैं वो मैं आप लोगों को समझा दूंगा। ये रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट का फॉर्मेट है। इसके बाद मैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर का फॉर्मेट समझाऊंगा। उसके बाद बैलेंस शीट तो बिल्कुल वैसा ही होता है जैसे बैलेंस शीट में होता है। उसके बाद मैं टिपिकल एडजस्टमेंट समझा दूंगा। उसके बाद हम लोग सम सॉल्व करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।